नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं प्राची शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं मनोज पांडे से। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी से ही फाफामऊ विधानसभा से आवेदन कर चुके हैं। तो आइए बात करते हैं मनोज पांडे से सियासत और उससे जुड़ी बातों पर। मनोज पांडे, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है आपसे, अगर हम सिद्धांत की बात करें तो राजनीति में सिद्धांत और विचारधारा कितने मायने रखता है? सिद्धांत कोई जैसे निश्चित व्यवस्था अगर निर्धारित कर दी गई है जी, तो वो सिद्धांत है। और सिद्धांत मैं समझता हूँ राजनीति में सिद्धांत और विचारधारा दोनों का समावेश होना चाहिए जी, किसी एक चीज पर राजनीति नहीं हो सकती, न विचारधारा पर न सिद्धांत पर। जी, सिद्धांत के साथ विचारधारा सम्मिलित होनी चाहिए। समय समय पर विचारधारा, किसी को कोई चीज अगर करनी है तो विचारधारा के अनुसार किया जा सकता है, लेकिन सिद्धांत भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। जी, आप मानते हैं कि सिद्धांत और विचारधारा दोनों का राजनीति में सामंजस्य होना चाहिए? होना चाहिए, जी बिल्कुल। जी मनोज जी, अगर हम आज की राजनीति को देखें तो आज की राजनीति में अवसर बहुत मायने रखता है और आज के नेता अवसर को ही देखकर कदम उठाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अवसर मतलब महत्वपूर्ण, दरअसल राजनीति की परिस्थितियां आजकल बहुत बदल गई हैं और व्यक्ति जो है वो मतलब बहुत स्वार्थी हो गया है। जी बिल्कुल। तो स्वार्थ के कारण अवसर का लाभ लेना हर आदमी चाहता है, मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती जा रही है। और राजनीति में अवसर का महत्व तो है ही है, किस अवसर पर क्या निर्णय लेना है, कब क्या करना है, इसका महत्व है। तो मनुष्य भी उसी से बंधा हुआ है, इसलिए अवसर का लाभ लेना चाहता है राजनीति में। जी, मैंने कहा बाद में कि जो हमारे नेता हैं आजकल के, बड़े नेता छोटे नेता सब, वो अवसर को देखकर अपने कदम आजकल उठाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, हमारे चाहे स्थानीय चुनाव हो या बड़े चुनाव हो, उसमें जो नेता हैं वो मुद्दों को भुनाने की कोशिश करते हैं। कोई मुद्दा बहुत पुराना पड़ा है, अवसर आ गया है तो उसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इससे लोगों का भला हो रहा है या नहीं, बस उनकी राजनीति जो है, राजनीतिक जो उनका एजेंडा है वो सही होना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये गलत बात है। गलत बात इसको बिल्कुल गलत मानते हैं हम। जी। अवसर किसी चीज का होता नहीं है जी। जो मुद्दे जब हों उसी समय उठाकर उस मुद्दे की लड़ाई लड़नी चाहिए। उसका प्रतीक्षा करते, इंतजार करते रहे कि ये उस समय पर हम इस मुद्दे को लगाएं, ये इसको मैं बुरी बात मानता हूँ। जैसे अभी एनआरसी फिर से उठा रहे हैं लोग, चुनाव आने वाले हैं कई राज्यों में, तो आप इसे गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत मानते हैं। जी बिल्कुल। मनोज जी, आप फाफामऊ की राजनीति के खिलाड़ी हैं। आप बताइए कि फाफामऊ की राजनीति आज किस तरह से अलग है? कोई बदलाव है? फाफामऊ में क्या पूरे प्रदेश में बदलाव है? कोई फाफामऊ प्रदेश से अलग तो है नहीं। जी बिल्कुल। जैसे पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है जी, पूरे देश में बेरोजगारी है, पूरे देश में महंगाई है जी, पूरे देश की समस्या जो है, उसी समस्या से फाफामऊ भी ग्रसित है। फाफामऊ भी तो देश का अंग है, ग्रसित है पूरी तरह से। कोई फाफामऊ अलग नहीं। मनोज जी, अगर आपकी बातों को मैं आगे बढ़ाऊं तो जो वर्तमान विधायक हैं विक्रमजीत मौर्य, वो कहते हैं कि उन्होंने फाफामऊ में बहुत विकास किया है, यहाँ तक कि सड़कों का जाल बिछा दिया है। तो लोग जानना चाहते हैं कि मनोज पांडे इस बात से कितना संतुष्ट है? देखिए, केवल सड़कों का जाल बिछा देना ही विकास नहीं होता जी। विकास में बहुत सारी चीजें, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा के स्तर में, मतलब बहुत सारी व्यवस्थाएं चाहिए विकास के लिए। सड़क का जाल बिछा देना, सड़क का जाल, मैं तो रात दिन उसी क्षेत्र में रहता हूं। ऐसा तो नहीं कि सड़कों का जाल बिछा दिया। हो सकता है किसी स्वार्थ में कुछ पर्टिकुलर सड़कों का निर्माण किया हो, भविष्य में उनको कुछ राजनीतिक इच्छाएं उनकी हों कि यहाँ से ये करेंगे तो ये उसका लाभ लेने के लिए। मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत बड़ा विकास हुआ है। और बाकी फाफामऊ में तो रोज मैं रहता हूँ। जी, आपने कहा फाफामऊ में रोज रहते हैं और सड़कों का विकास सिर्फ विकास नहीं होता। हाँ। तो आप जब वहाँ आवेदन कर चुके हैं, वहाँ चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, तो आप वहाँ क्या वहाँ की समस्याएं देखते हैं जिस पर आप आगे काम करना चाहेंगे? देखिए, मैंने एक बार और कहा था जी, हमारे यहाँ समस्या क्रम से सबसे बड़ी समस्या तो हमारा नौजवान जो है जी, हमारे क्षेत्र में बहुत ही मतलब कह सकते हैं दिशा से हट के चल रहा है। वो नशा के बहुत बड़े गिरफ्त में है जी। और हम ये समझते हैं कि ये सरकार उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है। सारे नौजवान सभी वर्ग के, और जिनकी उम्र लगभग 15 साल से 20 साल, 22 साल, 25 साल, जो हमारे देश का भविष्य है,
वो स्मैक, चरस, गांजा, इन नशा से ग्रस्त हैं। और मैं समझता हूँ इसकी संख्या बहुत परसेंटेज ज़्यादा है जी। तो हम ये सोचते हैं कि सबसे पहले तो अपने देश के नौजवान को सही करने के लिए नशा को, ये स्मगलिंग वगैरह हो रही है जो ये सब इस सरकार में और खुलेआम हो रही है जी, तो उसको उस पर रोक लगाएंगे। और उसके बाद फिर किसानों का मुद्दा है, किसानों के लिए, उनकी फसल के लिए, उनके जो यहाँ आजकल मतलब वो छोड़ दिए गए हैं गाय, और वो गाय के वो छोड़ दिए गए हैं, खुले जानवर छोड़ दिए गए हैं, उन पर सरकार केवल कागज में प्रक्रिया कर रही है। उसमें प्रधान जो सारे लोग हैं, गाय रहती नहीं है उसमें, और जब उसमें मतलब पूरा खेल है, ये बहुत बड़ा खेल है जी। तो हम अगर उसको, ये हमारा मेन मुद्दा होगा कि लोगों की फसल को सुरक्षित कराना, खुले जानवरों को व्यवस्थित कराना, उनके लिए जो व्यवस्था सरकार की नीति है वो नीति पूरी तरह से लागू नहीं है, उसको लागू कराना, ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं। और विकास के और सारे मुद्दे हैं, जैसे कहीं कहीं पानी की समस्याएं हैं, कहीं जल मतलब बिजली की समस्या है, छोटी छोटी समस्याएं हैं, बहुत सारी कॉलोनी की समस्या, कॉलोनी में व्याप्त घोटाला है, बड़े लेवल पर घोटाला है। जो आवास योजनाएं हैं सरकार की, उसमें बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। जो पात्र हैं वो पा नहीं रहे, जो अपात्र हैं वो पा रहे हैं। तो ये सब समस्याएं बहुत बिंदुवार हैं, इन पर हमने एक प्लान बनाया है कि अगर हमको मौका मिलेगा तो हम इस पर काम करेंगे। और अपने मतलब अगर संक्षेप में कहें तो आप नौजवानों पर, स्वास्थ्य पर, जो खुले जानवर हैं, किसानों पर, इन सब मुद्दों पर ध्यान देने वाले, बहुत ध्यान देंगे जी। बिल्कुल, आपने नौजवानों की बात की तो फाफामऊ के जो नौजवान हैं वो मनोज पांडे आपसे खासा उत्साहित रहते हैं, तो आप ये बताइए कि ये आपसे जुड़े लोग हैं या आप पार्टी के लोग हैं? मतलब मनोज पांडे भी तो पार्टी के ही सिपाही हैं जी। बिल्कुल, तो जो मनोज पांडे से जुड़ा हो निश्चित तौर पर पार्टी से जुड़ा है जी, वो पार्टी के लोग। हाँ, तो मतलब अपने आप पार्टी का ही है ना वो जी। हम पार्टी के हैं तो हमारे साथ जो है पार्टी का ही है जी। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पंचायत चुनाव 30 अप्रैल के बाद से शुरू करने हैं, तो आप हमें बताइए कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से किस तरह अलग है? पंचायत चुनाव विधानसभा, देखिए पंचायत चुनाव जो है वो ग्रामीण स्तर पर अपने गांव में लोगों को अपने पंचायत के चुनाव में अपने प्रतिनिधि से बड़ी अपेक्षाएं लोकल स्तर पर रहती है, बहुत गांव की छोटी छोटी समस्याओं पे। और जो विधानसभा का चुनाव है वो प्रदेश की सरकार उस पर निर्धारित करती है, और प्रदेश की सरकार बनना है इस पर, तो लोगों की निगाह जो है वो प्रदेश पर रहती है कि योजनाएं बनेंगी, उस योजनाओं से हम लोगों को क्या लाभ होगा। कोई वो बहुत ही मतलब व्यक्तिगत तौर पर आदमी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको सोचता है कि भाई विधानसभा के चुनाव में सरकार हमें बदलनी है, सरकार हमें बनानी है। तो पंचायत चुनाव में तो आदमी के अपने इशू होते हैं, बहुत सारे आंकड़े, जातीय आंकड़े होते हैं, समीकरण होता है, अपना परिवारवाद, बहुत सारे इशू पंचायत चुनाव जी। बिल्कुल, जो हमारे पंचायत चुनाव होते हैं उसमें स्थानीय मुद्दे प्रभावी होते हैं, और विधानसभा में राष्ट्रीय स्तर के विकास के मुद्दे प्रभावी होते हैं। प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उस पर बात उठती है। जो हमारे पंचायत चुनाव हैं वो आगामी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे? बहुत ज्यादा नहीं प्रभावित, मतलब जैसे क्या होता है कि कुछ न कुछ तो मनोवैज्ञानिक तौर पर असर डालेगा ही पार्टियों पर। भाई जिस पार्टी का समर्थक, सहयोगी अगर पंचायत चुनाव में विजेता होता है तो उसका मानसिक तौर पर मनोबल तो बड़ा होता ही है जी। तो थोड़ा ही इफेक्ट मैं समझता हूँ पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट विधानसभा चुनाव में नहीं पड़ेगा जी। अभी हाल में ही चर्चा हो रही है कि जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं वो फाफामऊ से चुनाव लड़ सकते हैं तो आप इसे कैसे देखते हैं और अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं? मैं तो कन्हैया को मानता हूँ जी, और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो ऐसा दिन आए कि उप मुख्यमंत्री जी फाफामऊ से लड़े और उनके सामने मुझे लड़ने का अवसर मिले जी। मैं तो, अगर आप ऐसा कहती हैं जी, समझ रही हैं, तो बहुत मेरे लिए सुखद है, वो खुशी का दिन होगा वो जी, ऐसा दिन आएगा। हाँ, उप मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की है, और साथ ही और भी समाजवादी पार्टी के दावेदार हैं जिन्होंने ये घोषणा की है कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो आप इसे कैसे देखते हैं? मतलब आपकी तैयारियां क्या हैं इन चीज़ों को लेकर? नहीं, लड़ने के लिए तो पार्टी ने एक व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के तहत आवेदन कराए हैं सबसे जी। आप अपने आप को कहाँ पाते हैं जब इतने सारे दावेदार हैं आपके सामने? अब देखिए, मैं क्या है 2 विधानसभा लड़ चुका हूँ जी। अब आप भी पत्रकार हैं और आप भी समझती हैं कि जब 2 विधानसभा आदमी लड़ चुका होता है तो अपने आप को कहाँ पाएगा वो जी। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मैं अपने आप को ऐसी स्थिति में पा रहा हूँ कि मेरी पार्टी मुझे एक अवसर देगी जी, कुछ काम करने के लिए, लड़ने के लिए चुनाव।
मनोज जी, आप ये हमें बताइए कि जो सपा महासचिव हैं इंद्रजीत सरोज, कहा जाता है कि आप उनके बहुत करीबी हैं। उनके दो और करीबी हैं, उन्होंने भी आवेदन किया है। तो क्या ऐसे में सपा महासचिव के सामने धर्म संकट नहीं है? अब वो सपा महासचिव जाने की धर्म संकट है कि नहीं। जी जी। लेकिन मैं करीबी क्या संबंध है उनसे, बहुत अच्छे संबंध है। उन्हीं के साथ मैंने समाजवादी पार्टी जो है ज्वाइन की है जी। और क्षेत्र में क्या है ना कि हमने बहुत काम किया है। विगत 15 सालों से मैं विधानसभा में काम कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि पार्टी उसका मूल्यांकन जरूर करेगी जी। और उस मूल्यांकन के आधार पर मैं समझता हूँ कि मुझे अवसर मिलना चाहिए, मिलेगा, ऐसा लगता है मुझे जी। मनोज जी, आप समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले बसपा से गठबंधन किया था और गठबंधन फेल हो गया था। तो आप हमें ये बताइए कि सपा और बसपा का जो गठबंधन फेल हो गया है, क्या 2022 के चुनाव में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? गठबंधन का जी, जो टूट चुका है और अब गठबंधन नहीं है, अब समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी। नहीं, जब गठबंधन नहीं था फिर भी समाजवादी पार्टी उतनी सीट पाई थी। जब गठबंधन था वो फिर भी उतना पाई। तो मैं समझता हूँ ये नहीं, मतलब गठबंधन होना या ना होना का कोई फर्क विशेष नहीं। हाँ जी, मतलब बसपा का गठबंधन सफल नहीं हुआ, वो गलती थी एक, मानते हैं आप? क्योंकि कोई सीट हो नहीं पाई और अब आप कह रहे हैं कि जब मतलब ही नहीं था, सीट उतनी समाजवादी पार्टी ने पाई। तो देखिए, बॉस इज ऑलवेज राइट जी, बिल्कुल। तो अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कोई निर्णय लिया जी तो गलत था कि सही था, इस पर हम सवाल जवाब नहीं करना, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहते जी। बिल्कुल जी। आप प्रदेश में 2022 में किस दल को खिलाड़ी के रूप में देखते हैं? खिलाड़ी का तात्पर्य हम समझ नहीं पा रहे पूरी तरह से। खिलाड़ी मतलब कौन सा दल है जो आपको लगता है कि कांटे का टक्कर दे सकता है? हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे जी। और सीधी लड़ाई आर पार की है, सामने आमने सामने। भारतीय जनता पार्टी हमसे लड़ाई में है और हम सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं जी। हाँ। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आगे की बात करेंगे मनोज पांडे जी से। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे से। मनोज जी, अब हम बात करेंगे राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि क्या आप मानते हैं कि जो पूर्व की सरकारें थीं वो कानून व्यवस्था पर अंकुश नहीं कर पाई, इसलिए भाजपा को जगह मिल गई? नहीं, भाजपा को जगह मिलने का मुद्दा ये कानून व्यवस्था नहीं था जी। भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है जी। उसने संप्रदायवाद पर बहुत गहरी चोट किया जी। इसलिए वो सत्ता में आई, ना कि कानून व्यवस्था कोई फेल और पास की वजह से आई है जी। और जिस कारण से वो सरकार में आई वो काम अभी लगातार उनका चल रहा है। तो कानून व्यवस्था पूर्व की सरकारों में नहीं बल्कि वर्तमान सरकार में सबसे ज्यादा ध्वस्त है। मतलब आप वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट की बात ही नहीं, टोटल पूरी तरह से ध्वस्त है। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नहीं, वो मुद्दा दूसरा था जो मैंने आपसे बताया वो था जी। अगर हम एक छोटी सी इसी से जुड़ी खबर मैं आपसे बताऊं, आपको पता भी होगा कि अभी कुछ रोज़ पहले शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी ने फाफा मऊ में प्रयागराज का 41वां थाना उद्घाटन किया उसका। तो कानून व्यवस्था पर फिर मतलब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? उद्घाटन जो किया जी हाँ, थाना 41वां बनाया, वहाँ के लोगों की बहुत दिन से ज़रूरतें थीं, उसको ध्यान में रखते हुए उस थाने का उद्घाटन किया गया। नहीं, फाफामऊ में रिपोर्टिंग चौकी तो पहले से ही थी जी। थाने का स्वरूप दिया तो अच्छा काम है, ये तो ठीक काम है, प्रयास है उस पर जी। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इनकी जो नीति है जी। वो नीति कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की नहीं है और ये कागज में ये प्रैक्टिकली ये बनाते जाएंगे लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा पूरी तरह से। कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में वो जहाँ पे थाने हैं वहाँ पर थाने के बगल मर्डर हो रहे हैं। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि थाना बन रहा है तो कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। थाने के बगल, डीआईजी ऑफिस के बगल, एसएसपी बंगले के बगल, यहाँ पे कई जगह पर प्रदेश में लोगों हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, छिनैती हो रही हैं। तो कानून व्यवस्था इनके बस की ही नहीं है कि वो सही से चला पाए जी। जी मनोज जी, आज सोशल मीडिया का आप नौजवानों की बात कर रहे हैं, आपने काफ़ी बात की, उनके लिए आप काफ़ी कुछ करेंगे, ऐसी नीति आप लेकर चल रहे हैं। तो आज सोशल मीडिया का क्या रोल है राजनीति में?
सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण रोल है जी। और सोशल मीडिया का इतना रोल है कि सोशल मीडिया के रोल से ही तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई जी। तो मैं समझता हूँ सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल है और हम तो अपनी पार्टी के लोगों से भी कहते हैं सोशल मीडिया को आप देखते रहिए, समझते रहिए, उसकी नब्ज को टटोलिए और सोशल मीडिया पर काम करने की जरूरत है जी, क्योंकि आज का नौजवान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा दे रहा है। जी बिल्कुल जी। किसान आंदोलन हो, महंगाई हो, चाहे जो मुद्दा हो, समाजवादी पार्टी पहले बहुत आंदोलन करती थी, लेकिन इस वक्त आंदोलन में उसकी भूमिका कम नजर आ रही है। आप बताइए, क्या सिर्फ ट्विटर पर बात कहने से आंदोलन हो जाएंगे? नहीं, हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी हम अक्सर हर मुद्दे पर हम लोग धरना देते हैं। अभी तहसील पर वो ट्रैक्टर जो किसान जिस दिन वो था, उस दिन हम लोगों ने पूरा वहाँ पर वो किया, ट्रैक्टर का वो निकाला उनके समर्थन में, किसानों के समर्थन में। हम लोग समय समय पर कचहरी पर धरना देते हैं, हम लोग समय समय पर तहसील पर धरना देते हैं। आंदोलन समाजवादी पार्टी का मतलब जो है, तो आंदोलन हम लोग करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि आंदोलन नहीं कर रहे हैं, और प्लस मीडिया जो आज की मीडिया जो है, जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, आंदोलन कम नहीं कर रहे हैं। मेरा कहना ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि आंदोलन का जो रेशियो है, मतलब जैसा पहले होता था उस हिसाब से अब नहीं हो रहा है, प्रभावी कम हो रहा है, भूमिका लोगों की कम दिख रही, कार्यकर्ता कम शामिल हो रहे हैं। नहीं, इसका कारण सिर्फ ये है, जो सरकार है केंद्र और प्रदेश में जी। वो सरकार तो ये चाहती ही है कि देश से लोकतंत्र खत्म हो जाए जी। और लोकतंत्र खत्म करने में पूरा प्रयास उसका है, और पूरे प्रयास के साथ वो चाहती है कि आंदोलन में कोई आवाज ही न उठने पाए जी। मनोज जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप विधायक बनते हैं तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? कहाँ पर? अपने क्षेत्र में। अच्छा, विधायक बनते हैं तो विकास करेंगे। सबसे पहला प्राथमिकता पर आपका कौन सा काम होगा? विकास करेंगे ये तो सभी कहते हैं, आप प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहला कौन सा काम करेंगे? हम अपनी क्षेत्र को नशा मुक्त करेंगे जी। सबसे पहला काम नशा मुक्ति। नशा मुक्ति, जो हमारे क्षेत्र में नौजवान जो भटक गया है जी, उसको सबसे पहला प्राथमिक कार्य हमारा ये होगा कि हमारे क्षेत्र का नौजवान वो जो नशा कर रहा है, स्मैक पी रहा है, ये सब कर रहा है, उसको मुक्ति के लिए पूरा प्रयास रहेगा जी। आपकी बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मनोज जी, सबसे आखिरी में आप हमारे शो के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? शो के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहते हैं कि 2022 नज़दीक आ रहा है और उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, और जनता से यही निवेदन है कि जनता सही निर्णय ले और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए, प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी हो, विकास अच्छा हो, भय का जो वातावरण व्याप्त है, भाईचारा हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, ये सब कायम हो। यही जनता से हम अपेक्षा करते हैं और अपील है हमारी जनता से जी। हम बात कर रहे थे मनोज पांडे जी से। मनोज पांडे ने हमें बताया कि उनकी सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ सत्ता में आने वाली है। साथ ही उन्होंने हमें बताया कि अगर ये विधायक बनेंगे तो ये सबसे पहले नौजवानों पर काम करेंगे। ऐसी ही बहुत सारी बातों पर आज हमने चर्चा की मनोज पांडे जी से। हम आपको आगे भी ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। धन्यवाद।